ऑलरेडी दो डिस्कशन तो हो चुका है अपना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हॉट बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हॉट बॉडी रेडिएशन में क्या बताया था मैंने कि अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, व्हाट वेव थियरी सजेस्ट, व्हाट वेव थियरी सेज दैट इमर्जेंट रेडिएशन जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आ रहा है, बराबर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, वो क्या बोलता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला था कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए। कलर में क्या चेंज आना चाहिए, लाइट और डार्क ऐसा होना चाहिए ना, कलर चेंज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब वो स्टेटमेंट, वो थ्योरी क्या है, गलत है। ठीक है, फिर इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ समझ में आया, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, काफी पॉपुलर है ये, फिजिक्स में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा ना इसके बारे में। देख, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसा बात हो रहा है अपना, मान लो कि मेटल प्लेट, बराबर, और एक मेटल एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक लाइट गिरा और ये मैं मानता हूं कि ये लाइट में मान लो दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने एनर्जी का इंसिडेंट लाइट है, 10 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से अलग करने के लिए वी नीड एनर्जी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। नाउ व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर ना क्या होता है, एटम के अंदर का अरेंजमेंट कैसा होता है, न्यूक्लियस है, इतना तो तुमको पता है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ या ना, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए वी नीड एनर्जी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में क्या होगा, जब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा, बराबर, और ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना एनर्जी लेके जाएगा, आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है, किसी मेटल प्लेट पे लाइट का इंसिडेंट होना, लाइट का गिरना और उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस is called photoelectric effect. What it is called? Photoelectric effect. And such electrons are called ejected electrons, or they are also popular by the name of photoelectrons. बराबर, ये सेल ऐसे बनता है, ये मान लो आपका मेटल प्लेट हो गया, बराबर, ये मेटल प्लेट है जिसके ऊपर लाइट गिरेगा, ठीक है, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, ये कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया आपने, बराबर, ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, बराबर। अब इस प्लेट के ऊपर क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, बराबर, ये प्लेट के ऊपर क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। जैसे ही लाइट आएगा, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आ रहा है वो लाइट, बराबर, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, और ये सामने की जो प्लेट है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, बराबर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अंडर पोटेंशियल V है, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, V, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ना, वो सामने प्लेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा, आंसर इज एक्सेलरेट होगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। कुछ समझ रहे हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव टू नेगेटिव टू, and the direction of electron is always inversely proportional to the direction of current. तो करंट कैसे आएगा, पॉजिटिव टू, बराबर, and that current will be called as photo current. ये पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है, समझ में क्लियर। मैं यहाँ पे कैसे मेटल प्लेट को यूज करूंगा, मैं ऐसा मेटल प्लेट लूंगा, मेरा सोचना क्या होगा कि मेटल प्लेट कैसा होना चाहिए, ये मेटल प्लेट ऐसा होना चाहिए which should give electron very easily, that metal plate should give electron very easily, बराबर। और पूरे एंटायर पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो 1A ग्रुप एलिमेंट्स बेस्ट है इसके लिए, उसमें भी कौन बेस्ट है मालूम है, 1A ग्रुप एलिमेंट्स में भी मेरा आंसर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
rubidium, cesium. My answer is cesium. बराबर. That cesium will give you electron very easily. लिथियम उतना easily नहीं देगा. बराबर. मतलब मेरे को ये जो सेल है, ये सेल की फॉर्मेशन में मैं कैसी मेटल प्लेट यूज करूं तो इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली जाएगा. आंसर इज cesium. बराबर. This give you electron very easily. What is the reason behind that? Because the force of attraction between, उसका रीजन ये है कि the force of attraction between nucleus and electron is very less in case of cesium due to its large size of atom. उसके एटम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जाएगा. आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. बराबर. और उसको हम लोग नाम देते हैं वर्क फंक्शन. उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? वर्क फंक्शन. दैट वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर W नॉट और E नॉट. आप दोनों लिख सकते हैं, W नॉट भी लिख सकते हैं, E नॉट लिख सकते हैं. वर्क फंक्शन इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. ऐसे ही सिमिलर टर्म होता है जिसको मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या नाम दे रहा हूं मैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, which is represented by nu naught. Which is represented by nu naught. Remember, this is v velocity, this is nu frequency, and this is stopping potential, or you say potential. ये कैपिटल V पे बनाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल v बनाऊंगा तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये स्टाइलिक एक्रिलिक वाला जो बनाऊंगा तो ये उसको एक्रिलिक ही बोलते हैं ना शायद से, वो ऐसा जो टेढ़ा वाला रहता है. मुझे भी आइडिया नहीं है. Is the minimum frequency. What is this? Is the minimum frequency required to remove electron. बराबर. ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ. इट इज आल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा उस वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा. रीजन, वेवलेंथ, वेव के केस में वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. आप समझ रहे मेरी बात को? मैं ये बोलूंगा कि दिस इज द लॉन्गेस्ट वेव या मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है. ये कैसा सिचुएशन है मालूम है कि मान लो आपको आपके घर वालों ने भेजा कुछ सामान लाने के लिए. अब वो सामान आता है 90 का. बराबर. आपको दिया 100 रुपए. अब 90 या 90 से ज्यादा पैसा तो देना पड़ेगा ना सामान लाने के लिए, आया ना? बराबर. आपको दिया कितना है? 100. सामान कितने का मिला? 90. बराबर. बचा कितना? 10. 10 तुमने जेब में रखा हुआ है. मांगे तो ठीक, वरना भूल गए तो भूल गए. मांग लिए तो फिर आ गए, भूल गया मैं देने को, जेब में निकाल के रखा. और नहीं मांगे तब तो तुम्हारा ही हो गया है. समझ रहे नहीं? अगर उन्होंने मान लो 90 दिया तो ऐसा थोड़ी सामान नहीं आएगा, बोला अरे एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया मैं नहीं जाएगा. नहीं ना, साथ में भी आएगा, खुशी में नहीं आएगा वो अलग बात है, बट आएगा तो है. बट मान लो अगर बोल रहे कि नहीं 80 दे रहे हैं और बोल रहे नहीं सामान लेके आ, बोला भाई थोड़ी काम करता है, मैं थोड़ी जॉब करता है, मेरे पास पैसा थोड़ी रखा है, मेरे को थोड़ी महीने के शुरुआत में 20,000 दिया है कि लेके जा, किधर से लाऊंगा मैं पैसा? बोले रखा है 10-20 रुपए, लेकिन ना बोल देंगे आप फटक से. वैसे उधर भी एक मिनिमम वो अमाउंट चाहिए चाहिए जो सामने इंसिडेंट लाइट से आना चाहिए. बराबर. इसको मैं कैसे लिखता हूँ मालूम है? इसके इक्वेशन को कैसे बनाता हूँ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. इधर से जितना भी एनर्जी आ रहा है ना उसका एक सर्टेन पार्ट इधर यूज हो रहा है और बाकी सब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है. बराबर. जितना भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना फिर, तो वो एनर्जी क्या बोली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. बराबर. आगे चल के मैं इसको वर्ड दूंगा, दिस इज Ke max. व्हाट इट इज? Ke max, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. मैं अगर बोलता हूं कि इंसिडेंट एनर्जी E है तो उसका कुछ पार्ट यूज हो रहा है वर्क फंक्शन के लिए, दैट इज E नॉट, दैट इज E नॉट, और बाकी का पार्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Ke max. इसी फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, W is equal to W नॉट प्लस
के मैक्स। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 8 इधर यूज हो गया, 2 बाहर निकल गया, तो के मैक्स क्या लिखा जाएगा बोलो? के मैक्स को मैं ऐसे लिखूं W माइनस W नॉट। के मैक्स इज इक्वल टू W माइनस, इधर के मैक्स कितना है 2, W कितना है 10, W नॉट कितना है 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। आप समझे मेरी बात को? तो ये सबसे पहला फॉर्मूला बन जाता है मेरे लिए, ठीक है, जो मैं यूज करूंगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हाट इज W? W इज E, व्हाट इज E? H न्यू, व्हाट इज E? माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट? K मैक्स बराबर H अगर मैंने कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला क्या बन गया? न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू K मैक्स। ये भी यूज कर सकता हूं मैं, क्या बोलते हैं? हाँ है ना? इधर से मैं दो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। K मैक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाफ mv स्क्वायर, बोलो यस और नो? हाफ mv स्क्वायर H न्यू माइनस न्यू नॉट, एग्री? बराबर 2 और m को इस तरफ बुला लो, v स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बोलो H न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m, ऊपर क्या आ जाएगा 2, बराबर? तो v क्या हो जाएगा? v, व्हाट इज v नाउ? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये ऐसे भी फॉर्म में पूछ सकता है आपको, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन सा वाला करेक्ट है? नहीं समझा बात? मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ के मैक्स को, कि के मैक्स इज इक्वल टू h, इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यू, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? c बाय लैम्बडा माइनस c बाय लैम्बडा नॉट, c कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट, बराबर? इसको मैं क्या लिखूंगा? के मैक्स हाफ mv स्क्वायर hc 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट, बराबर? v स्क्वायर इज इक्वल टू hc 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट, और इसका 2 और m किधर आ जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। जब मैं इसको v करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक समझा मेरी बात? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका ये भी फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है यूज करने, ये भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैक्स के लिए जो मैं बोलना चाहता हूँ? ठीक है, अब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल होगा? केस वन अगर मैं बोलता हूँ कि इंसिडेंट एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी आ रहा है, दैट इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W naught. If it is equal to or greater than work function, in such cases photoelectric effect will be possible. और केस 2 में मैं ऐसा बोलता हूँ कि if E is lesser than W naught, if the value is less than incident energy, मतलब ये that incident energy value is lesser as compared to that work function. आपको 8 का चाहिए, मैंने जैसा बोला थोड़ी देर पहले कि सामान 90 का आने वाला, आपको घर वाले 80 रुपीस ही दे रहे, बोले 10 रुपए बार्गेनिंग कर लेना, छुड़वा देना, 10 रुपए कम कर देना। फिर बोला कैसा पॉसिबल है, इतने में देता है, आया ना? बराबर वैसा सोचो। क्लियर हो रहा है वो पॉइंट? ठीक है, सो इन दैट केस दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will not takes place। पहले वाले में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, दूसरे वाले में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आपको समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है? और इसके अंदर जो करंट बनता है उसे क्या नाम देते हैं? फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन समझा क्या है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इजेक्ट होता है तुरंत सामने वाली प्लेट क्या करती है? पॉजिटिव प्लेट उसको एक्सेलरेट करती है, बिकॉज़ वी हैव अप्लाइड द पोटेंशियल ऑफ V। वो अंडर पोटेंशियल V उसको खींच रहा है अपनी तरफ, बराबर? और क्यों वो आ रहा है उसकी तरफ? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट, और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। दैट्स व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होता है तो तुरंत किसका फ्लो चालू हो गया? करंट का फ्लो चालू हो गया। ये आया समझ में? इसके इक्वेशन के फॉर्म समझे क्या क्या बना सकते हो आप? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, देखो note point number 1, that kinetic energy it depends only on frequency. It does not depend on the
इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, it does not depend on the intensity. Now let us understand what is this. इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बोलना चाहता है? इसका मीनिंग ऐसा है कि ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के अंदर जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है, बराबर। और ये आपने भेजा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वेव। तो क्या प्रोसेस पॉसिबल होगा? आंसर इज यस। अगर 12 का भेजेंगे तभी भी होगा, 15 का भेजेंगे तभी भी होगा, 8 का भेजेंगे तभी भी होगा, 5 का भेजेंगे तो नहीं होगा, बराबर। मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी पे बात करना है ना, तो मैं बोलता हूं कि इस बार मैं 2 भेज रहा हूं, ये 5 और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो वेव जा रहे हैं हैविंग फ्रीक्वेंसीज 5 and 5। अब तो इंटेंसिटी 2 हो गई ना, 5 और 5, इंटेंसिटी मतलब नंबर, ब्राइटनेस, ऐसा। अगर 2 वेव आ रही है 5 और 5 की, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? आंसर इज नो। ये चीज होता है कि डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। नंबर के हिसाब से नहीं देखा जाता उसको कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए आप 5 वेव भेज दिए, बराबर, कि चलो 2 2 2 2 into 5 10 हो गया, ये 8 चाहिए था, बाहर निकाल देगा उसको। ये पॉसिबल नहीं है, रिमेंबर दैट। So there is no relation between kinetic energy and intensity. अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, बराबर। देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया, तो ये कर्व ऐसे आना चाहिए, बराबर। अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऐसे दे रहा है, ये गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये कर्व है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। आप इंटेंसिटी, आप 10 का, मान लो आपने 10 10 के 3 भेज दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी तो 2 ही होने वाला है ना, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 2 ही होगा। वो दूसरा 10 जो आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना मिलने वाला है। नहीं समझा मेरा बात? तो आप कितना भी इंटेंसिटी भेजो, 10 भेज दो, 20 भेज दो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? मान लो अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 भेज दिया, इस बार 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 भेज दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी 2 होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी 2 होगा। गॉट माय पॉइंट? ऐसा हो रहा है। So there is no relation between kinetic energy and the intensity. It is independent. नहीं समझा? Point number 2. When the incident energy, that is E, gets doubled, when the incident energy, that is E, gets doubled, the kinetic energy will be gets more than double. जब आप इंसिडेंट एनर्जी को डबल करते हैं ना, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डबल से भी ज्यादा हो जाती है। बोलने का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन में बात कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। इधर आपने कितना भेजा मालूम है? 10। कितना भेजा? 10। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 2। इधर आपने 10 की जगह कितना भेज दिया? 20, बराबर। इसमें से एनर्जी कितना यूटिलाइज होगा निकालने के लिए? बचा कितना? 2 से डबल से ज्यादा नहीं हो गया? When the incident energy gets the kinetic energy of ejected electron gets नहीं समझा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन डबल, मोर देन डबल हो जाएगा। चेक। हाँ क्या बोलते हो? सही है। Ke max is equal to h nu minus h nu naught डिवाइड बाय h कर दो इसको, ये हो जाएगा Ke max डिवाइड बाय h is equal to nu minus nu naught, nu minus nu naught। y is equal to, या फिर मैं इसको ऐसे रखता हूं कि न्यू को मैं इस तरह बुला रहा हूं,
तो न्यू के टर्म्स में क्या हो जाएगा के अपॉन एच प्लस न्यू नॉट बराबर। इफ आई कंपेयर इट, क्या मैं के बाय एच को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इफ यू अलाउ 1 बाय एच इनटू काइनेटिक एनर्जी, सही है तुम्हारे हिसाब से। y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन की इक्वेशन के ऊपर बैठ रहा है बराबर, बराबर बोलो हाँ या ना। क्या हो जाएगा फिर, ये y एक्सिस पे आ जाएगा, ये स्लोप हो गया 1 बाय h, स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, x एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है और इंटरसेप्ट c कांस्टेंट क्या है v नॉट, क्या बोलते हो हाँ या ना। ये रहा मेरा y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, ये रहा x एक्सिस पे मेरा काइनेटिक एनर्जी। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं आपसे मालूम है कि मान लो मैं बोलता हूं कि न्यू नॉट 0 है, सॉरी न्यू नॉट बोल रहा हूं, वो तो कांस्टेंट है, सॉरी मैं बोलता हूं कि काइनेटिक एनर्जी 0 है शुरुआत में, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये टर्म क्या हो गया 1 बाय h इनटू काइनेटिक एनर्जी 0, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया q नॉट, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया c, मतलब ये कांस्टेंट का इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस पे आएगा y एक्सिस पे, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगा, ये बात तो क्लियर, फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, वो यहाँ कहीं पे आएगा, आ रहा है समझ में। स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, आया समझ में। अब इसे क्या बोलोगे, ये क्या है, ये न्यू नॉट, जो हर एक मेटल में क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, समझा, हर एक मेटल में क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, न्यू नॉट हर एक मेटल का अलग अलग होता है ना भाई, आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बराबर, ये समझा, ठीक है। अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, K max is equal to h nu minus w naught, एक को h nu की फॉर्म में लिखा, एक को w की फॉर्म में लिखा, चलेगा ना ये भी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं कि इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं y is equal to mx plus c से, इस बार काइनेटिक एनर्जी कौन से एक्सिस पे आएगी y, x एक्सिस पे क्या आ रहा है न्यू, ठीक है देख लो, ये क्या हो गया, ये न्यू हो गया, एंड व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं कि फ्रीक्वेंसी 0, if frequency is 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू माइनस w नॉट, माइनस कहाँ आएगा 0 के ऊपर या 0 के नीचे, 0 के नीचे, मतलब यहाँ कहीं पे w नॉट होगा, कुछ समझ में आ रहा है, अरे समझ में, ये एक मेटल के लिए हो गया, ये दूसरे वाली मेटल के लिए हो गया, तीसरे वाली मेटल के लिए हो गया, यस और नो, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया W नॉट का, इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है ना, इसलिए लाइन किधर जा रही है ऊपर, दोनों को अब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। जो कॉपी करना है फटाक से करो, ज्यादा टाइम मत लो, 5-6 मिनट में खत्म कर दो। स्पेक्ट्रम में लिखो फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन, photograph of emergent radiation recorded on the film, recorded on the film is called spectrum, recorded on the film is called spectrum, बराबर।
जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता कि कुछ दिनों पहले ना मैं एक फार्म पे गया था, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये सन है, बराबर, ये सन है जो सनलाइट दे रहा है, बराबर, और ये रेन डांस था, वहां पे क्या था, रेन डांस, ये रेन डांस का वाटर ड्रॉपलेट है, बराबर। तो ऐसा देखा ना कि इस तरफ सन है, सनलाइट आ रहा है, ये इधर रेन डांस है, और उसके राइट साइड में ना रेनबो दिख रहा है, कुछ समझा, बराबर। अब ये क्या हो रहा है, सनलाइट इसमें से पास हो रहा है, ये सन क्या हो गया आपका, सोर्स हो गया, it is a source of what, it is a source of white light, and this white light is an example of which kind of light, this is an example of polychromatic light. When such light is passed through prism, ऐसा लाइट जब प्रिज्म से पास होता है तो क्या होता है, स्प्लिट होता है, विबग्योर आता है, वही रेनबो दिख रहा है मुझे, क्या बोलते हैं, हाँ या ना, आप समझ रहे मेरी बातों को। और इसके लिए फिल्म का काम कौन कर रहा है, योर स्काई एक्ट्स एज अ फिल्म, ये जो पूरी बातें हैं, बराबर, ये जो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ फिल्म के ऊपर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इमर्जेंट रेडिएशंस को, दिस आर द इमर्जेंट रेडिएशंस, इसी का फोटोग्राफ क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, इसी को क्या नाम से बुलाते हैं, स्पेक्ट्रम, बराबर। इनमें सबसे पॉपुलर होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, कौन सा स्पेक्ट्रम, एमिशन। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है मालूम है, कि व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, मान लो किसी एटम को आप हीट कर रहे हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो आपको भी क्लियर है, सब्सटेंस है यानी एटम है यानी इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, उसको भी हीट मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक्साइट। तो अंदर होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है एट ग्राउंड स्टेट, बराबर, हीट मिलने के बाद वो किधर पहुंच जाएगा मालूम है, एट एक्साइटेड स्टेट, बराबर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेशन, व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्साइटेशन। अब प्रॉब्लम ये होगा कि जब एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उधर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी खुद की एनर्जी तो क्या है, कम है, तो ये किधर आएगा वापस नीचे। इस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे, डी एक्साइटेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट रिलीज एनर्जी, इट एमिट्स एनर्जी, कुछ समझा, और इसी एनर्जी को मैं पास करूंगा, इसी इलेक्ट्रो, ये जो रेडिएशन बाहर आया इसको मैं पास करूंगा थ्रू प्रिज्म, और वहां से जो भी मुझे फिल्म दिखाई देगा, तब फिल्म के ऊपर जो भी दिखेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसका पूरा पॉइंट कैसे हो गया कि लाइट कहां से पास हो रही है, सोर्स से लाइट कहां जा रही है, बोलो सोर्स से लाइट कहां जा रही है, बराबर, वहां से मुझे क्या दिख रहा है, बराबर, ये फिल्म पे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, बराबर, इसे कौन सा बोलेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, this is an example of emission spectrum. This emission spectrum is basically of two types. ये ना हमारे पास दो टाइप में होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस और एक को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का फर्क क्या समझ लो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है मालूम है, देयर इज नो एनर्जी गैप। हैव यू एवर सीन विबग्योर, एक्चुअली रेनबो देखा है आपने, देयर इज नो गैप, एक्चुअल में तो सातों कलर दिखते भी नहीं है, 3 4 5 ही दिखते हैं ना, इतने मर्ज होते हैं वो, तो बेसिकली देयर इज नो एनर्जी गैप। नो एनर्जी गैप के लिए मैंने आपको क्या नाम देके समझा दिया, विबग्योर। डिसकंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस में देयर इज एनर्जी गैप, डिसकंटिन्यूअस में देयर इज एनर्जी गैप। ये किधर दिख रहा है, बराबर, ये किधर दिखेगा, ये किधर दिखेगा, these are the dark gaps. I told you, ब्लैक कलर नहीं होता, जब कुछ नहीं आता, जब कोई रेडिएशन ही बाहर नहीं आएगा तो तुम्हें फिल्म पे क्या दिखेगा, ब्लैक। नहीं समझा बराबर, जब कोई कलर ही नहीं आएगा तब तुम्हें फिल्म पे क्या दिखेगा, ब्लैक, तो उसको बोलते हैं डार्क गैप। क्या बोलते हैं, यस, तो डार्क गैप है बीच बीच में। बोर्ड व्हाइट है इसलिए व्हाइट है, एक्चुअली में वो ब्लैक है। नहीं समझा मेरा बात, क्लियर। तो ये होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में देयर आर टू टाइप्स, एक को बोलते हैं लाइन, एक को बोलते हैं बैंड। लाइन जो होता है वो एटम प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके पास लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं।
तो इसलिए वो एक ही लाइन के कई सारे नहीं आ पाते, उसमें ट्रांजिशन का नंबर कम होता है। बैंड जो होता है वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। बैंड कौन प्रोड्यूस करता है? मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं। देयर आर मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन बैंड के अंदर। ठीक है, दोनों के देखने में क्या डिफरेंस होता है? ये लाइन स्पेक्ट्रम है बराबर, और ये बैंड स्पेक्ट्रम है। अगर वही लाइन मतलब उसी वेवलेंथ का वही एनर्जी का वेव कई बार आ जाए तो एक बैंड बन जाएगा। ऐसा कब होगा? जब उसके नंबर ऑफ ट्रांजिशंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ऐसा है। तो दिस इज लाइन स्पेक्ट्रा एंड दिस इज बैंड स्पेक्ट्रा। क्लियर हो रहा है बात? आ रहा है समझ में? ठीक है। अगला जो बात है ना उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता। सन से जब लाइट आता है ना तो बेसिकली ना वो लाइट एक जगह से पास होता है, फिल्टर होता है। सही बोल रहा हूं मैं? वो ना बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस को रोक लेता है, उसके बाद उस लाइट को बाहर भेजता है। आया ना? आपने मान लीजिए यहाँ पे वो वाटर ड्रॉपलेट या प्रिज्म बनाया हुआ है, अब इसमें से पास होने के बाद ये क्या होगा? अलग अलग कलर्स देगा। क्या बोलते हैं सुनो? तो जब किसी सोर्स के थ्रू लाइट जो आ रही है वो किसी सैंपल सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो, बराबर, सैंपल सॉल्यूशन बोलो, कोई केमिकल बोलो, कुछ भी बोलो आप, उसके अंदर क्या हो? एब्जॉर्ब हो, और उसके बाद वो लाइट कहां से पास हो? प्रिज्म से, और वहां से क्या दिख रहा है मुझे? स्पेक्ट्रा, फोटोग्राफ। दोनों में डिफरेंस समझा कुछ? इधर एक टर्म आ जाता है बीच में, एब्जॉर्प्शन। वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है एक जगह, इधर वो सीधा सीधा जो एमिट कर रहा है वही आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एमिशन, और इसको क्या नाम देते हैं? एब्जॉर्प्शन। आप समझ रहे मेरी बात? समझा? हम लोगों ने ऐसा ही डेवलप किया, ऐसा ही थोड़ा बहुत देखा समझा हाइड्रोजन के अंदर, जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से पॉपुलर। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, बराबर, वेयर हाइड्रोजन गैस is taken in a discharge tube. Here it is connected with negative terminal, here it is connected with the positive terminal. एक तरफ मैंने उसको नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और एक तरफ मैंने उसको पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया, बराबर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अंदर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन एटम में। अब हाइड्रोजन एटम जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज मिल रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्साइटेड, बराबर, और एक्साइट होके कहां आएंगे? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। बट जैसे एनर्जी मिलना बंद होगा तुरंत वो नीचे आना चालू होंगे। जैसे नीचे आएगा तुरंत क्या एमिट करना चालू करेगा? रेडिएशन। इस रेडिएशन को मैं पास किसके थ्रू कर रहा हूं? बराबर, और यहां से मुझे दिखाई देगा फोटोग्राफ, इसका स्पेक्ट्रम बन गया। कैसे टाइप का स्पेक्ट्रम है? एमिशन है या एब्जॉर्प्शन? एमिशन है, क्योंकि एटम से या मॉलिक्यूल से जो है बाहर निकला रेडिएशन उसको किसी के थ्रू पास नहीं किया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, बराबर। ये बेसिकली एटम का स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है। और एटम के स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं? लाइन। आप लाइन और बैंड बोल रहे हैं तो अपने आप क्लियर है कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो एमिशन स्पेक्ट्रा है, बराबर, और ये एमिशन स्पेक्ट्रा किस नाम से बुलाया जाता है? लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे टाइप का है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। और कैसे टाइप का वो? हाँ, एनर्जी गैप कैसा वाला दे रहा है? लाइन या बैंड? आंसर इज लाइन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि इन आवर नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विद द बोर्स एटॉमिक मॉडल। आया समझ में? ठीक है।